नमस्कार, मनी गुरु के इस बजट स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिस बड़े इवेंट का हम सबको था इंतजार, वो पेश हो चुका है। बजट 2022 हमारे सबके सामने है और अब वक्त है बजट के बाद की बारीकियों को गहनता से समझने का, और इसलिए हम बजट का पर्सनल फाइनेंस शो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इस बार आम बजट से आम आदमी को क्या मिला, यह समझना बेहद जरूरी है। कई टैक्स पेयर्स टकटकी लगाए बैठे थे कि इस बार उनको क्या खास मिलने वाला है। तो क्या वाकई बजट से बचत का रास्ता निकला है? क्या ऐलान हुए हैं जिसका आपकी जिंदगी पर पड़ेगा असर? क्या हिट्स रहे, क्या मिस रहे, इस पर करने वाले हैं हम आज खास चर्चा। और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज इस शो में शामिल हैं। मुंबई स्टूडियो सीधे आपको ले चलते हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनका एक एक करके परिचय कराते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से हमारे साथ है। फिरोज, पंकज और हर्षवर्धन जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मनी गुरु पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो में शामिल होने का। कहते हैं ना कि एक बार ये वही वक्त है साल का जब हर किसी को उम्मीद होती है, इंतजार होता है कि क्या खास उनके लिए है, और उसमें आप और हम भी शामिल हैं, टैक्स पेयर्स। और हमारी नजरें तो सुबह से स्क्रीन पर अटकी हुई थी कि क्या खास टैक्स पेयर्स के लिए सामने आया है। जिसका इंतजार था वो तो नहीं हुआ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाँ, टैक्स स्लैब में कुछ अगर बदलाव होते या फिर कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ अगर बचत की बात होती तो शायद उतने ब्रॉडर व्यू में उतने अनाउंसमेंट्स तो इस बार नहीं हुए हैं। लेकिन क्या खास है, मैं एक एक करके आप ही से समझना चाहूंगी। फिरोज, मैं आपके पास सबसे पहले आती हूं और इंट्रोडक्टरी रिमार्क सबसे पहले मैं हर किसी से लेना चाहूंगी। आपके लिए इस बार के बजट में क्या खास रहा? क्योंकि जैसा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, ये आगे आने वाले कई सालों के ग्रोथ का बजट है। गुड इवनिंग स्वाति जी। आई थिंक अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दोनों तरफ से देखा जाए, तो पर्सनल फाइनेंस में ऑफ कोर्स बहुत सारी उम्मीदें थी, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई टैक्स स्लैब्स को लेके। बट आई थिंक तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। कंसिस्टेंसी थी बजट में। लास्ट टाइम भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एम्फेसिस था, इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एम्फेसिस था। फिस्कल पॉलिसीज लिबरल होंगी, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी था। लिटिगेशन कम करने की जो बात थी वो भी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की गई है। सिंपलर टैक्स रिजीम, इसीलिए वो सेकंड टैक्स रिजीम जो है जिसमें स्लैब्स हैं और कोई डिडक्शन नहीं है, उस पे ज्यादा एम्फेसिस है, इसीलिए कोई डिडक्शंस पे मॉडिफिकेशन नहीं हुई। कंसिस्टेंसी, फिस्कल स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया की जनता को बहुत होगा और इन्वेस्टर्स को भी होगा। डायरेक्ट बेनिफिट्स आर एज गुड एज नथिंग। ओके, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट की तरफ हम देख रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर हमें एक मेजर हाईलाइट शायद उतनी ज्यादा देखने को ना मिली हो, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को डिकोड भी हम करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि जब हमने कहा कि इस बार तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो बात यह भी है सबके सामने कि ऑलरेडी हमारे पास 2 टैक्स स्लैब हैं। तो क्या वाकई वित्त मंत्री जी के पास ये स्कोप था कि हाँ, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाए, या फिर ये एक इंडिकेशन है सरकार की तरफ से कि आपके पास ऑलरेडी एक नया टैक्स सिस्टम मौजूद है, तो क्यों ना आप धीरे धीरे करके उसी में शिफ्ट करें? लेकिन इसमें यह भी सवाल है कि क्या नया टैक्स सिस्टम लोग अपनाने के लिए तैयार हैं विदाउट एनी टैक्स बेनिफिट्स? बिल्कुल स्वाति, अगर बात की जाए कि न्यू टैक्स रिजीम की, तो वहां पे कुछ स्कोप है नहीं क्योंकि डिडक्शन वहां पे अलाउड नहीं है। लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी वो यही थी कि पुराने टैक्स रिजीम में कुछ 80C की लिमिट हो या 80D की लिमिट हो या किसी तरह से भी जो छूट मिल सके वो ज्यादा मिले, तो उसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं। और ये बात सही है कि सरकार ने यदि न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की है तो मकसद यही है कि आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है कि पुरानी टैक्स रिजीम ना रहे, क्योंकि अभी भी चॉइस है और यहां पर अभी भी टैक्स पेयर के पास चॉइस है कि किसी साल में वो चाहे तो वो चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर उन्होंने अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है और इस साल वो उसी में रहना चाहें, जरूरी नहीं है, वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में सरकार एक ही टैक्स रिजीम रखे
तो फिर डिडक्शन का सवाल रहेगा नहीं। बट ओवरऑल बात की जाए, डिडक्शन से एक फायदा तो जरूर होता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी जागरूकता मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो जो लोग वैसे इन्वेस्ट नहीं करते, पैसे बचा नहीं पाते, तो कम से कम टैक्स बचाने के बहाने थोड़ी सेविंग भी हो जाती है। तो इस मकसद से डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजीम में अच्छा था। लेकिन अब अगर हम बात करें ओवरऑल बजट की, तो मैं कहूंगा कि चाहे डायरेक्ट बेनिफिट यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी लिमिट्स नहीं बढ़ी, स्लैब रेट में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, बट ओवरऑल देखी जाए तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जिसका फायदा हर इंडिविजुअल या हर टैक्स पेयर को मिलेगा। जी हर्षवर्धन, आपकी नजर में इस बजट में आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या आपकी उम्मीदें, क्योंकि आप काफी सारे निवेशकों से भी बात करते हैं, उनके भी तमाम सजेशंस आपके पास आए होंगे और आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि इस बार आम आदमी के लिए बजट कैसा रहा। वेल स्वाति, जैसे हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को नहीं मिला है। सो उसमें जो डेफिनेटली स्कोप था और जरूरत भी थी, मैं मानता हूं, और हमने पहले भी इस चीज पे बात की है जब हम कोई भी पॉइंट्स पुट अप कर रहे थे कि वित्त मंत्री से हमें क्या उम्मीदें हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बार बार एम्फसाइज किया था वो है 80D, सेक्शन 80D की लिमिट या तो बढ़ा दें या तो उसमें आप जो जीएसटी लगाते हैं उस जीएसटी को हटा दें। हमने अभी पैंडेमिक 2 साल से हमने देखा है कि मेडिकल खर्चे जो हैं लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हुए हैं, मेडिक्लेम की क्लेम्स भी उतनी ज्यादा है इंश्योरेंस कंपनीज पे, जिन्होंने अपने प्रीमियम्स को भी बढ़ाया है। तो ये जो डायरेक्ट बर्डन एक इंडिविजुअल पे आया है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसे थोड़ा राहत मिलना जरूरी था। ये 25,000 की जो लिमिट है इंडिविजुअल्स की, वो लिमिट आप अगर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली लिमिट जो है वो कम है। सो उम्मीदें ये थी कि सेक्शन 80D पे पर्टिकुलरली कोई ध्यान दिया जाएगा पैंडेमिक को देखते हुए, लेकिन वो जैसे हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम सिर्फ छोटे नंबर्स की भी अगर बात करें, अगर टोटल जो हम 1920 का अगर IRD की डेटा देखें, पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो प्रीमियम कलेक्शन था वो करीबन 50,000 करोड़ था। उस पर आप अगर 18% जीएसटी की बात कर रहे हैं तो करीबन 9-9.5 हजार करोड़ पे आता है। तो इतना अगर ऐसे बजट में अगर वेव ऑफ करने की बात करते, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि जो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से जो प्रीमियम पेमेंट पे राहत मिलती, 18% कम हो जाता हर पॉलिसी होल्डर का, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑफ कोर्स हम ये देखते हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहा है। केपेक्स का जो टारगेट है 7.5 लाख करोड़ का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमी अच्छा करती है ओवरऑल तो इंडिविजुअल्स और हर सिटीजन को उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन आई एम श्योर ये एक नाराजगी हमेशा रहेगी कि ये छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर गए हैं। बिल्कुल, वैसे हर किसी को खुश किया भी नहीं जा सकता, ये भी है, क्योंकि कई लोगों की इतनी सारी उम्मीदें हैं। लेकिन अब जरा थोड़े से डिटेल्स में हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कहते हैं कि बजट को डिकोड करना, हालांकि जो फाइन प्रिंट है वो धीरे धीरे करके 1-2 दिन तक तो आते रहते हैं इसको, लेकिन अगर हम शुरुआती एक नजर में देखें तो ये जो डिकोडिंग है किस तरीके की हम समझे। इसमें फिरोज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये थी कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनको गड़बड़ी सुधारने का मौका सरकार ने दिया कि हाँ, हम आपको एक मौका देते हैं, आप 2 साल तक अपने किसी भी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रिटर्न के 2 साल के बाद तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लॉज पेनल्टी का भी लगा दिया, मतलब आपने छूट तो दी लेकिन साथ ही पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। इस ऐलान को आप किस तरीके से हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स देख रहे हैं उसको समझाएंगे? यस, आई थिंक स्वाति जी ये बहुत अच्छा कदम है। क्या होता है कि आज जब हम फाइल करते हैं रिटर्न्स तो 1-2 चीजें छूटने की गुंजाइश होती है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसकी एक सर्टेन एग्जेम्पशन है, राइट, पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो काफी बार मिस हो सकता है, काफी सारे एलिमेंट्स मिस हो सकते हैं, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। पेनल्टी इतनी ज्यादा भी नहीं है, उस पर ऑफ कोर्स मोर क्लैरिटी इज नीडेड। अगर आपको एक नोटिस आई है सेक्शन 132 के तहत
तब आप ये चेंज नहीं कर सकते। ज्यादातर ये नोटिस नहीं आती है मोस्ट इनकम टैक्स पेयर्स को। इनकम टैक्स पेयर्स को जो नोटिस आती है वो ज्यादातर 142 सेक्शन के आधार पे होती है। तो सीजर, सर्च एंड सर्वे अगर आपका हो रहा है तो अब आप ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली। बट आई थिंक 95%, 99% केसेस में ओमिशंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंपोनेंट जरूर लगेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मूव। वरना क्या होता है कि अगर कोई कंटेस्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो फिर वो लिटिगेशन में जाता है। अब लिटिगेशन में जाता है तो फिर ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो काफी आपका खर्चा हो जाता है कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए। तो ये लिटिगेशन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव। काफी लोग अपनी गलतियां सुधार पाएंगे एंड इसको 98-99% ऑफ टैक्स पेयर्स विल बी कवर्ड बिकॉज 132 सेक्शन इज द ओनली clause which does not make this applicable. बिल्कुल। तो फिरोज कह रहे हैं कि ये एक एक्चुअली एक अच्छा कदम है टैक्स पेयर्स के लिए जो रिटर्न भरते हैं। पर पंकज जी, जैसा हम अपने नए टैक्स पोर्टल को भी देखते हैं उसमें शुरुआती दौर में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं। अब जब 2 साल का वक्त मिल रहा है अपडेट करने का तो दैट मीन्स और भी ज्यादा इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और जब पेनल्टी का प्रावधान सरकार जोड़ देती है तो ऐसा लगता है कि एक हाथ से आपने दे तो दिया लेकिन दूसरे हाथ से आपने ले भी लिया। तो आपको लगता है कि ये टैक्स पेयर्स के लिए वाकई एक रिलीफ साबित होगा? बिल्कुल स्वाति, देखिए जब अगर इनकम टैक्स असेसमेंट ओपन करता है उसमें मालूम चलता है कि कुछ आपका टैक्स इवेड हुआ है वो जाने अनजाने में, तो 200% की पेनल्टी होती है। लेकिन यहां पर जब तक नोटिस नहीं आता, जैसे फिरोज ने अभी कहा कि एक बार अगर सीजर या सर्च स्टार्ट हो जाता है, इवन नोटिस आ जाता है, तो उसके बाद आप फिर रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। लेकिन अदरवाइज आपके पास असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर में वो एप्लीकेबल है वहां से 2 साल का आपको टाइम मिलता है। लेकिन अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहां पे 200% की पेनल्टी अदरवाइज लग सकती है, आप खुद ही डिस्क्लोज कर रहे हैं, आपको मालूम चलता है कि आपसे कुछ गलती हुई है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहां पर यह बात रखी गई है कि जितना भी इंटरेस्ट है वो तो आपको पे करना ही है। यहां पर क्योंकि आपका लेट कर रहे हैं, आप जो भी टैक्स पे करना था उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पे किया, टैक्स भी पे करना है। साथ ही ध्यान रहे कि पहले 12 मंथ्स में, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर में आपको फाइल करना था वहां से पहले 12 मंथ के अंदर यदि आप करते हैं तो 25% ऑफ दैट अमाउंट, जो भी सरचार्ज है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, उसका 25% आपको एज ए पेनल्टी पे करना होगा। अगले 12 मंथ्स में, क्योंकि 24 मंथ्स की बात की है 2 साल की, तो अगले साल में करते हैं तो आपको 50% पेनल्टी पे करनी होगी। तो डेफिनेटली पेनल्टी काफी है। लेकिन यदि इनकम टैक्स सामने से आपको बताएगा कि आपने टैक्स इवेट किया हुआ है तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा, उसके मुकाबले ये पेनल्टी कम है। बिल्कुल। एनपीएस को लेकर भी ऐलान हुआ है इस बार बजट 2022 में, और हर्षवर्धन मतलब जो टैक्स छूट का दायरा है वो बढ़ाया है, लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है जो कि समझना जरूरी है। जो सरकारी कर्मचारी है, वो भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी है, उनके लिए ये फायदा होगा। जरा थोड़ा सा आप इसको आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे किसके लिए फायदे का ऐलान है ये एनपीएस से जुड़ा हुआ? देखिए स्वाति, पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन करती है तो 14% तक वो छूट थी, उसमें टैक्स की छूट थी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे उसमें 10% था। तो इसे बढ़ा के, इसे एट पार लाके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दोनों के लिए ये 14% तक कर दिया गया है। सो रियली स्पीकिंग, अगर इंडिविजुअल नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करें तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो रूल्स थे वो वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ इतना है कि जो अगर अभी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो सैलरी में से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करते हैं तो उस पे 14% कर दिया गया, जिसपे टैक्स की छूट मिलेगी, जो पहले 10% था। सो यही एक फर्क है, नॉट एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दिस। ओके, पंकज जी एक छोटा रिएक्शन आपसे, क्योंकि आपके साथ एनपीएस से जुड़े हुए काफी शोज हमने किए हैं। एक सरकार ने बोला कि हाँ, हमने एक पैरिटी लाने का काम यहां पर किया है जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी उनके लिए, लेकिन जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी उनको 10% पर ही अभी छूट सीमित रखी गई है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, उनको फायदा होता ज्यादा। स्वाति, यहाँ पे डिफरेंट मॉडल हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल, ऑटोनोमस मॉडल, स्टेट गवर्नमेंट मॉडल,
कॉर्पोरेट मॉडल एंड ऑल सिटीजन मॉडल। आप जब बात करते हैं कॉर्पोरेट मॉडल की, तो क्या वहां पे 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 10% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इनकम में नहीं जुड़ता, उसके ऊपर रिडक्शन अलाउड है। तो जब वो 14% होगा, क्योंकि बात यह है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14% ऑलरेडी कर दिया था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट 10% कंट्रीब्यूट करते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है, और वो 14% टैक्स में नहीं जुड़ता है, यानी कि डिडक्शन अलाउड है उसके ऊपर। फिर उसके बाद आया स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी 14% कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया। तो अब वहां पे क्योंकि 10% एग्जेम्प्टेड था, ऊपर का जो 4% था उसको टैक्स में रखा हुआ था, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं किया था, जो अभी कर दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि कॉर्पोरेट भी ये करे कि वो एज ए एम्प्लॉयर 14% कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के साथ, और तब जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को यहां पर अमेंड करने की। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही 10% हो रहा है, तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, कुछ और ऐलानों पर हम चर्चा करेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। देखते रहिए मनी गुरु पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो। बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर पर्सनल फाइनेंस शो आप देख रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, फिरोज अजीज, पंकज मटवाल और हर्षवर्धन रूम टाउन से समझ रहे हैं बजट की बारीकियां। फिरोज, एलटीसीजी पर आखिरकार सरकार की तरफ से कुछ ऐलान सामने आया, सरचार्ज को कम कर दिया गया, 15% पर उसको कैप कर दिया गया, मतलब अधिकतम सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके मायने हम आपसे समझना चाहते हैं और इसका फायदा कैसे वर्ग को होगा? स्वाति जी, आई थिंक ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सरचार्ज को 15% पे कैप किया है, ये बहुत कम लोगों को इसका फायदा होगा। अगर हम FY19 के इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के डेटा देखें तो 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरी थी, इंडिविजुअल्स ने। इसमें इस कैटेगरी में 2 करोड़ प्लस जो कैटेगरी है उन्हीं को फायदा होगा, तो उसमें नॉट मोर देन 1%, विच इज 5 लाख से ज्यादा लोग है ही नहीं। तो आई थिंक ये बहुत कम लोगों को फर्क पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि काफी बार एक इंडिविजुअल अगर अपना कोई पुराना घर बेचते हैं तो उस साल वो उस कैटेगरी में पहुंच जाते थे और इसीलिए उनको सरचार्ज ज्यादा लगता था। सो पॉइंट 1, सरचार्ज को कैप करके 15% कर दिया गया है, तो डेट फंड्स को फायदा होगा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को फायदा होगा, अनलिस्टेड स्टॉक्स को फायदा होगा, बहुत सारे और एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं उन सबको फायदा जरूर होगा। जो लोग जो इसका फायदा उठा पाएंगे कम लोग हैं, बट ये मैं वापस रीइटरेट करना चाहूंगा, काफी बार अगर समझो किसी की 25 लाख की सैलरी है, वो जाहिर सी बात है कि वो 2 करोड़ की कैटेगरी में नहीं आते, बट अगर उन्होंने अपना एक पुराना एंसेस्ट्रल घर बेचा तो उसमें अगर 3 करोड़ की कैपिटल गेन आ गई तो उनके सरचार्ज पूरे पे लगते थे, अपनी सैलरी पे भी लगता था, अपने घर के सेल पे भी लगता था, अब वो नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक पे ये है स्वाति जी कि जब वो 2 करोड़ की लिमिट कैलकुलेट होती है तो उसमें भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को की जो इनकम है उसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो स्लैब्स चेंज नहीं होंगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। सो इट्स अ गुड न्यूज, वेरी फ्यू बेनिफिट बट इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। बिल्कुल, और एलटीसीजी के बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्रिप्टो को लेकर। पंकज जी, क्रिप्टो से आय पर जो सरकार ने 30% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है, ये टैक्स लगाने के मायने हम कैसे समझें? सरकार क्या कहना चाह रही है इससे? स्वाति, देखिए, ऐसी इनकम, मान लीजिए हम हॉर्स रेस की बात करते हैं, हॉर्स रेस के ऊपर भी 30% टैक्स लगता है और कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होता। ऐसे ही लॉटरी इनकम है जहां पर 30% टैक्स लगता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि इसको भी क्रिप्टो में, क्योंकि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां से इनकम आ रही है, वो ऐसी इनकम है जो स्पेकुलेटिव इनकम है बेसिकली। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर 30% एक स्ट्रेट टैक्स अलाउ कर अप्लाई कर दिया है, यानी कि आपके स्लैब रेट के हिसाब से नहीं है, कैपिटल गेन के हिसाब से नहीं है, बल्कि एक फ्लैट रेट 30% का अप्लाई किया गया है।
ओके और हर्षवर्धन, इसी से जुड़ी हुई बात ये कि जो सरकार लगातार कह रही थी कि आरबीआई अपना एक खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, जिसमें ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी किया कि अगले वित्त वर्ष में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आएगी, तो इससे क्या बदलाव हम देख सकते हैं और जो मौजूदा क्रिप्टो करेंसीज हैं उस पर क्या इंपैक्ट आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है? वेल स्वाति, ये बहुत क्लियर है कि कोई भी करेंसी इशू करने का जो हक होता है वो एक सरकार का ही होता है। आई मीन आप और मैं मिलके हम कोई ना कोई क्रिप्टो एसेट्स इजाद कर दें और फिर हम उसे करेंसी का नाम देके उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दें, तो ये राइट नहीं है। इकोनॉमी में एक पूरा केओस हो सकता है कि हर कोई घर में एक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे और फिर एक स्पेक्युलेटिव एसेट बना के उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दे। सो ये एक एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में है। इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि एक आरबीआई जो बैंकिंग रेगुलेटर है, जो करेंसी इशू करने के जिसके राइट्स हैं जिनके पास, तो वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे और उसी को एक ऑफिशियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाए और वही सारे सिटीजंस यूज करें। सो ये 2023 में जब हम ये करेंसी इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, ये इट विल बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू द पेपर करेंसी दैट यू हैव एंड इन कंटिन्यूएशन रादर, नॉट इवन ऑल्टरनेटिव, इट विल बी अनदर फॉर्म जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना आसान हो जाएगा और विच विल बी मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड। अब आपका जो सवाल था कि बाकी जो करेंसीज हैं वो ऐसे भी रिकॉग्नाइज नहीं है, सो हमने पहले भी ये कहा है कि एनीथिंग विच इज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड बाय योर ओन गवर्नमेंट, उसे तो बैन कर देना चाहिए। सो मैं हमेशा उसी फेवर में रहा हूं कि बाकी जो आप अगर रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो उसे आप प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करने की परमिशन भी क्यों दे रहे हैं। सो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड गोइंग फर्दर कि आपके पास एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एक डिजिटल करेंसी है जो आपकी गवर्नमेंट ने इशू की है और उसी को आप यूज करें ट्रांजैक्शंस के लिए। सो आई थिंक दैट विल बी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बजट में इंट्रोड्यूस की थी वो है टीडीएस, जो 1% टीडीएस बताया है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज पे हो रहे हैं तो उस पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग उन्होंने एक्सचेंजेस पे डाल दी है। तो जो पहले था सरकार को कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, ये सरकार जा रही थी पूछते हुए जो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसीज के। अब ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई है एक्सचेंजेस पे कि उन्हें 1% टीडीएस का कट करके डेटा जो है गवर्नमेंट को देना है। तो इसकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह होगी और रिपोर्टिंग जो हम बात करते हैं सरकार को जो जानने की जरूरत है वो उनके पास होगी। सो टीडीएस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1% हो 10% हो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, 1% किया है तो एटलीस्ट रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और इस शो के अंत में मैं तीनों ही गेस्ट से एक एक सुझाव लेना चाहूंगी क्योंकि आम बजट पेश हो गया और आम आदमी अब ये समझना चाहता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है या जो उनका निवेश है क्या उसमें उनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या आपकी तरफ से सबसे पहले फिरोज क्या सुझाव होगा, हमें अपने निवेश को लेकर क्या बदलने की जरूरत है या क्या आप टिप देंगे? स्वाति जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बजट देख के मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन जो है वो क्लियरली इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ाना चाहिए। ऐसी बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो इंप्लीमेंटेशन होने की गुंजाइश है उसके आधार पे हमारी कंट्री 8-9% की ग्रोथ रेट कर सकती है अगले 3-4 सालों में। उस ग्रोथ रेट की वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इक्विटीज को मेरे हिसाब से आपके एसेट लोकेशन में बढ़ाना चाहिए। अगर आप 40 पे हैं तो उसको 60 पे ले जाएं, अगर आप 60 पे हैं तो 70 पे ले जाएं, क्योंकि डेट से दुगना रिटर्न इक्विटी अगले 3-4 साल में कमाने की गुंजाइश अच्छी है। बिकॉज ये जो पूरा ग्रोथ का मोमेंटम है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लिस्टेड कंपनीज को ट्रांसफॉर्म होना निश्चित है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके डेट पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म डेट को शामिल जरूर करें, क्योंकि इस बजट के बाद जो बोरोइंग गवर्नमेंट की निकल के आती है उसकी वजह से ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। तो डेट फंड्स, वैसे वाले डेट फंड्स जहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो खरीद के अगर आप उस पे बैठेंगे तो 7-7.5% की भी YTM जिसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी आप पा सकते हैं। तो ये दो ड्रामेटिक चेंजेस हैव टू बी कंसिडर्ड इन ईच पोर्टफोलियो टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस बजट। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो वेरी क्विकली आपकी तरफ से सुझाव और फिर हर्षवर्धन आपके पास में आऊंगी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो हमेशा मेरी राय तो ये होती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप अगर थोड़े से सीजन्ड इन्वेस्टर हैं तो ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस बजट से फायदा होगा, जैसे कि हम अगर कैपेक्स की बात करें
तो इस तरह के पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करना शायद फायदेमंद रहेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। हर्षवर्धन। वेल स्वाति, ये अपेरेंट लग रहा है कि आते हुए इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ये आपकी जो ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आगे जाते हुए ये न्यू टैक्स रेजिम ही इंप्लीमेंट होने वाली है। कारण ये है कि हमने देखे कि कोई भी एग्जेम्पशंस पे बात नहीं हुई, तो इट इज वेरी नेचुरल कि आगे जाते हुए ये जो करंट टैक्स रेजिम है वो बंद होने वाली है। सो इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एक दिन होना ही है कि आपको शायद आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कोई भी टैक्स छूट ना मिले, तो आप आगे जाते हुए ये सोच लें कि मैं इन्वेस्ट इसके लिए कर रहे हैं ताकि आपकी फ्यूचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर सकें। टैक्स बेनिफिट मिले ना मिले, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको कंटिन्यू करने होंगे और आपके गोल्स के हिसाब से आप अपने एसेट्स को चूज करें। जो ये साल के बजट में आया वो जरूरी नहीं है कि वो अगले 10 साल की थीम तक चलते रहेगा। सो आपका अगर कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसमें आप बजट के रिलेटिंग अनाउंसमेंट्स को आप कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म व्यू है उसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही ठीक रहेगा और आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप चलते रहें। एसेट एलोकेशन पर ध्यान, लॉन्ग टर्म लिहाज से निवेश पर फोकस, ये तीनों ही हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनका आप सबके लिए निवेश मंत्र है। बहुत धन्यवाद फिरोज, पंकज जी और हर्षवर्धन, आप तीनों का हमारे साथ इस पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। तो बजट की बारीकियां जी बिजनेस पर लगातार हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।